अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हवाले से है। स्केलेटल मसल्स हमने स्टार्ट की थी। पहले हमने जनरली डिफरेंसेस मालूम की कि क्या डिफरेंसेस है स्मूथ और कार्डिक और स्केलेटल मसल में। फिर हमने डिटेल के साथ स्केलेटल मसल डिस्कस किया और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा और फिर उसकी जो कंट्रैक्शन मेकैनिज़म है वो भी हमने डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी हवाले से है कि किस तरह इम्पल्स स्केलेटल मसल तक पहुंचते हैं और फिर स्केलेटल मसल में वो कंट्रैक्शन जो काज होती है उसका जो पूरा प्रोसेस है न्यूरल ट्रांसमिशन का वो किस तरह नर्व फाइबर से मसल फाइबर में ट्रांसमिट होते हैं। तो आज हम वही सारी बातें इसी वाली लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्केलेटल मसल फाइबर तक मैसेज किस तरह आते हैं। अब मैसेज कहाँ से आएंगे तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से मैसेज आएंगे। पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को बताया भी था कि स्केलेटल मसल चूँकि वॉलंटरी मसल है तो उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो थ्रू सोमैटिक नर्व फाइबर आएंगे, यानी उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रैक्शन प्रोसेस के लिए एक इम्पल्स का होना ज़रूरी है। किसी भी इवेंट बॉडी में जब स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे इंफॉर्मेशन आते हैं और इसी इंफॉर्मेशन के रिस्पांस में वो एक्टिविटी होती है। अब जो उनकी स्केलेटल मसल की एक्टिविटी है कंट्रैक्शन, तो इसी कंट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास न्यूरल मैसेज हो, न्यूरो इन्फॉर्मेशन हो। तो जैसे ही न्यूरो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो इसके रिस्पांस में कंट्रैक्शन होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन जो मसल फाइबर तक पहुंचते हैं वो थ्रू नर्व फाइबर पहुंचते हैं। नर्व फाइबर एक्ट एज अ चैनल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द स्केलेटल मसल्स। अब ये इंफॉर्मेशन जब नर्व फाइबर लेकर आते हैं तो एट द एंड जिस पॉइंट पर ये पहुंचते हैं इन द नर्व फाइबर, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। फिर उसी एक्सॉन टर्मिनल से ये पास होती है इनटू द मसल फाइबर। तो जो जंक्शन बनते हैं बिटवीन द मसल फाइबर एंड द नर्व फाइबर, दैट जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जब न्यूरॉन या नर्व फाइबर से पास आउट होती है इनटू द मसल फाइबर वो थ्रू अ जंक्शन होते हैं और उसी जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर डायग्राम में देख लें, ये हमारे पास नर्व फाइबर है जो कि इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम से लेकर आते हैं और ये है हमारे पास मसल फाइबर। तो अब ये इंफॉर्मेशन नर्व फाइबर से मसल फाइबर में पास आउट होगा लेकिन एक जंक्शन के थ्रू, और इस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इस वाले लेक्चर में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे यानी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो फंक्शन होते हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होते हैं यानी फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्कस करते हैं। तो पहले पार्ट में हम एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। अब एक पूरी मसल जो हमारे बॉडी में वाक़या होगी तो उसी मसल तक, जिस तरह मैंने बता दिया कि इंफॉर्मेशन आते हैं थ्रू द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर हम किसे कहते हैं? एक्सॉन को कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन आएंगी थ्रू द एक्सॉन। अब ये जो इंफॉर्मेशन एक्सॉन लेकर आते हैं तो एट द सम रीजन ये एक्सॉन जो है ये डिवाइड होगा इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। क्योंकि यहाँ पर अगर डायग्राम के ऊपर आप फोकस कर लें तो ये पूरा मसल यहाँ पर दिया गया है। तो इस पूरी मसल को एक नर्व फाइबर है जो कि सप्लाई करते हैं। अब जैसे ये मसल वहाँ तक पहुँच जाते हैं, न्यूरॉन जो है मसल तक पहुँच जाते हैं तो ये डिवाइड होते हैं इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो हर एक फाइबर, हर एक ब्रांच है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये सपोज़ हमारे पास एक नर्व फाइबर है, जब ये मसल तक पहुंच जाते हैं तो ये मैनी टर्मिनल्स में डिवाइड होते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। अब हर एक फाइबर को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। और फिर ये एक्सॉन टर्मिनल जो है सिंगल मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो पूरा मसल होते हैं उसको तो एक नर्व फाइबर आते हैं, लेकिन फिर मसल के अंदर फिर फाइबर्स होते हैं, तो हर एक फाइबर को एक सिंगल एक्सॉन टर्मिनल सप्लाई करते हैं। और जो नर्व फाइबर इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मोटर नर्व फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर जो नर्व फाइबर होगा वो भी मोटर ही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से बनते हैं। एक हमारे पास नर्व फाइबर हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया एक्सॉन टर्मिनल्स, और तीसरा हो गया हमारे पास मसल फाइबर। तो इन तीनों स्ट्रक्चर से जो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट में हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, एक नर्व फाइबर, दूसरा एक्सॉन टर्मिनल, और तीसरा मसल फाइबर। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मोटर फाइबर कहते हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल जिस तरह मैंने बता दिया कि जो नर्व फाइबर जब मसल तक पहुंच जाते हैं तो वो ब्रांचेस देते हैं, और हर एक ब्रांच को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जो कि एक सिंगल मसल फाइबर को सप्लाई करें। अब इस एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा, तो एक्सॉन टर्मिनल जो है ये नॉन माइलिनेटेड होगा, क्योंकि जो हमारे पास नर्व फाइबर होते हैं उसके ऊपर माइलिन शीट होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ये आगे जाकर फाइबर में ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, यानी एक्सॉन टर्मिनल बनाते हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल पर बेयर होगा, उसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं होगी। तो जो माइलिन शीट की एब्सेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आएंगे एक्सॉन टर्मिनल के, वो सिलेंडर लाइक होगा और वो एक्सपोज होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवरिंग ऑफ द माइलिन शीट नहीं है। अब इस एक्सॉन टर्मिनल में 2 चीज़ें हैं, एक उसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है साइनेप्टिक वेसिकल। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपीज़ होते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एटीपीज़, तो वो इसमें स्टोर होते हैं। अब ये एटीपीज़ नेसेसरी है, ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ एटीपीज़। अब न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने ये बात सुना होगा कि जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मसल के अंदर जो इंफॉर्मेशन मूव करते हैं वो भी इन अ फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं, सोडियम कैल्शियम आयंस। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से पास आउट होते हैं इनटू द मसल, वो थ्रू केमिकल्स होते हैं, और उसी केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर इस जंक्शन में जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ द एसिटाइलकोलिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ एटीपीज़। अब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइलकोलिन की प्रोड्यूस करते हैं तो ये जाकर जो वेसिकल वहाँ पर मौजूद है उसी में स्टोर हो जाते हैं, और एक सिंगल वेसिकल में जो नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स होगी वो 10,000 होंगी। हर एक वेसिकल के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन मौजूद होंगी। अब एक और टर्म यूज़ होता है जिसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट किस तरह बनते हैं, तो जो हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल होता है जिसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं होता, एक एक्सपोज सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसका जो एंड पार्ट है दैट इज़ एक्सपेंडेड, एक बाल की तरह होते हैं,
बल्ब की तरह होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखें, इसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं होगा और ये बल्ब लाइक होगा। तो इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अब मोटर एंड प्लेट जो है वो चूँकि जंक्शन हमारे पास मसल फाइबर और नर्व फाइबर के दरमियान बनते हैं, तो ये जो एंड प्लेट है दैट इज़ अ बल्ब लाइक। तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो हमारे पास मसल फाइबर का मेम्ब्रेन होते हैं उसको इनसाइड धकेलते हैं, इनसाइड इन्विजिनेट करते हैं, और उस इन्विजिनेशन की वजह से जो डिप्रेशन बनते हैं इन द मसल फाइबर दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रफ या साइनेप्टिक गटर। तो साइनेप्टिक गटर या साइनेप्टिक ट्रफ जो है ये बेसिकली बनती है इन द मसल फाइबर ड्यू टू द इन्विजिनेशन बाय द एक्सपेंडेड बल्ब विच इज़ द एंड प्लेट। अब एंड प्लेट की नीचे जो मेम्ब्रेन होगा मसल फाइबर का दैट विल बी थिकन, वो थिक होगा। अब यहाँ पर जो जंक्शन का स्ट्रक्चर बनते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो ये है हमारे पास नर्व फाइबर और ये है मसल फाइबर। तो नर्व फाइबर का जो मेम्ब्रेन होगा, ये वाला मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो नर्व का मेम्ब्रेन होगा, जो एक्सॉन टर्मिनल का मेम्ब्रेन होगा, उसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। अब इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल क्या होंगी, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगी और हमारे पास वेसिकल्स होंगी। वेसिकल के अंदर क्या होंगी, एसिटाइलकोलिन होंगी। ठीक हो गया। अब आते हैं टुवर्ड द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये वाला मेम्ब्रेन, ये बेसिकली तो सर्कुलीमा होते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसमें जो इन्विजिनेशन बने हैं उस इन्विजिनेशन को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक गटर कहते हैं। लेकिन उस साइनेप्टिक गटर के अंदर जो फोल्ड्स मौजूद है, ये वाले फोल्ड्स, इस फोल्ड्स को हम कहते हैं सब न्यूरल फोल्ड्स। और इसी सब न्यूरल फोल्ड्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं विच इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक विच इज़ कॉल्ड निकोटेनिक रिसेप्टर। यहाँ पर नहीं दिया है, ये देखिए, ये देखिए, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स या निकोटेनिक रिसेप्टर हम इसको कहते हैं। अब रहते हैं इन दोनों के दरमियान स्पेस, नर्व फाइबर और मसल फाइबर के दरमियान जो स्पेस है, जो वाइटिश नज़र आते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। तो लेट मी रिपीट, हमारे पास दो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, एक है मोटर नर्व और दूसरा है मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही कैल्शियम चैनल्स होते हैं। मसल के ऊपर जो हमारे पास मेम्ब्रेन होते हैं इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो गटर होते हैं उस गटर के अंदर फोल्ड्स मौजूद है और उस फोल्ड्स को हम सब न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, और सब न्यूरल फोल्ड्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स हैं। अब जो स्पेस रहते हैं बिटवीन द मोटर नर्व फाइबर और मसल फाइबर, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म यूज़ हुआ है जिसको कहते हैं बेजल लेमिना। बेजल लेमिना क्या है, ये हमारे पास जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो स्पेस होता है बिटवीन द मसल फाइबर एंड नर्व फाइबर, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर जो एक मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक मैट्रिक्स होता है जो कि एक थिन लेयर बनाते हैं, उस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, बेजल लेमिना। ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, थिकन, लेकिन वो एक लेयर जैसा बनाते हैं, तो हम इसको बेजल लेमिना कहते हैं। और इस बेजल लेमिना के साथ हमारे पास एक किस्म की एंजाइम अटैच होते हैं
जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस। अब अगर आप लोगों को एनाटॉमी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सही तरह से समझ में आया हो तो आप लोग फिजियोलॉजी को आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे यूज़ होगा। तो अब आते हैं टुवर्ड द फिजियोलॉजी, यानी ट्रांसमिशन अब होगी किस तरह। आप लोगों ने तो स्ट्रक्चर सीख लिया, लेकिन अब इसमें ट्रांसमिशन किस तरह होगी तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो नेसेसरी है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्व फाइबर टू द मसल फाइबर। अब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हम किसको कहेंगे? वो प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन नर्व फाइबर से ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द मसल फाइबर थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पास आउट हो के ये इंफॉर्मेशन आगे जाएंगी इन अ फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ये जो ट्रांसमिशन होगा, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, ये 4 स्टेप्स में होते हैं। इसमें 4 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो स्टेप्स में क्या होते हैं, वो एक्चुअली वी आर डीलिंग इन दैट स्टेप विद द एसिटाइल कोलिन। तो फर्स्ट क्या होगा? रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन आर स्टोर इन द वेसिकल, तो वेसिकल से ये रिलीज़ होगा। फिर ये जाकर अपना एक्शन करेगा, एक्शन कंप्लीट करने के बाद ये डिस्ट्रॉय होगा, और डिस्ट्रक्शन के बाद ये फिर रीअपटेक होगा और इससे नई एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल होंगे, और ये प्रोसेस इसी तरह से जारी रहेगा। ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगा, पहला रिलीज़, फिर एक्शन, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर रीअपटेक, फिर रिलीज़, और इस तरह ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा। तो अब आते हैं टुवर्ड द रिलीज़ ऑफ एसिटाइल कोलिन की एसिटाइल कोलिन किस तरह रिलीज़ होंगे। तो जब नर्वस सिस्टम मैसेज भेजते हैं टुवर्ड द एक्सॉन टर्मिनल, तो एक्सॉन टर्मिनल को ये मैसेज जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे एक्शन पोटेंशियल, ये देखें, सपोज ये है हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल, ठीक हो गया। और एक्सॉन टर्मिनल में अगर एक्शन पोटेंशियल जो है पहुंच जाते हैं, तो जैसे एक्सॉन टर्मिनल को एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। हमने पहले डिस्कस किया ना कि यहाँ पर कैल्शियम चैनल होते हैं, तो वो कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर, ये बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम जो है इनसाइड जाएंगी इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल में के अंदर जाने के बाद, सपोज ये एक्सॉन टर्मिनल है और इसमें कैल्शियम जो है वो एंटर हो चुके हैं, तो ये जाकर जो साइनेप्टिक वेसिकल है या एसिटाइल कोलिन वेसिकल है उसके साथ बाइंड होते हैं। अब जैसे ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तो एसिटाइल कोलिन वेसिकल जो है वो मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, और मोमेंट कहाँ तक होते हैं? एंड टू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो बर्स्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर जो स्टोर एसिटाइल कोलिन है वो बाहर निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब बाहर कहाँ पर आएंगे? इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब ये रिलीज हो जाते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज इज कंप्लीटेड। अब एट अ टाइम एक एक्शन पोटेंशियल के रिस्पांस में कितने वेसिकल ओपन होंगी? 300 वेसिकल ओपन होंगी, बर्स्ट होंगी। ये देखें, ये है हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल और ये है मसल फाइबर और इसके दरमियान न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाते हैं, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन होगा और वो इनसाइड जाएंगे, इनसाइड वो वेसिकल के साथ बाइंड होगा, और वेसिकल के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है उसको लेकर आएंगे इनटू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे उसके साथ
स्ट्राइक कर जाते हैं तो एट बर्स्ट और एसिटाइलकोलिन मालिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे एसिटाइलकोलिन के मालिक्यूल्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर हमने डिस्कस किया वो होते हैं। तो ये एसिटाइलकोलिन आकर इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। इस रिसेप्टर को हम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी कहते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर भी कहते हैं। जैसे ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तो इससे क्या बनते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ये इंक्रीज करते हैं। तो परमिबिलिटी की इंक्रीज की कैसे होंगी, बाय द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, ये अगर हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, तो इस रिसेप्टर के साथ सोडियम बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ज़्यादा होगा और सोडियम चैनल ओपन होंगे। तो सोडियम चैनल ओपन होने के बाद क्या होगा, सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ आएंगे इनटू द मसल फाइबर। अब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हर एक सेल का जो मेम्ब्रेन होते हैं उसका अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसी तरह सार्कोलीमा ऑफ द स्केलेटल मसल जो है इसका अपना भी एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, विच इज़ -90 मिलीवोल्ट। अब जैसे ही सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आते हैं इनटू द मसल फाइबर, तो वो इसी सार्कोलीमा से पास आउट होंगे। अब सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये -90 जो है इसकी नेगेटिविटी कम होंगी और ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो ये मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी पहुंच जाती है इनटू द -60, -30 ये कम होगा, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई। अब ये जो नया पोटेंशियल बना दिस -60, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एंड प्लेट पोटेंशियल, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। अब ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है दिस इज़ नॉट प्रोपेगेटेड पोटेंशियल, ये आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा जो कि एक्शन पोटेंशियल, जो एक प्रॉपर लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर लेवल तक नहीं पहुंचा है। देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रोपेगेटेड। ये तब प्रोपेगेट होगा जब ये एक्शन पोटेंशियल बन जाते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल इससे कब बनेगी, अपॉन द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड समेशन। समेशन एक फिनोमेना है। किस तरह का फिनोमेना है, जब 2 या 3 या ज़्यादा एंड प्लेट पोटेंशियल आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक नया पोटेंशियल बनेगा जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थ्रेशहोल्ड है फॉर द एक्शन पोटेंशियल इन द स्केलेटल मसल फाइबर दैट इज़ -40 मिलीवोल्ट, लेकिन यहाँ पर एंड प्लेट पोटेंशियल -60 है, तो इस पर इस थ्रेशहोल्ड तक ये नहीं पहुँचते। लेकिन जब 2, 3 या इससे ज़्यादा एंड प्लेट पोटेंशियल जमा हो जाते हैं तो वो -40 को क्रॉस करते हैं, और फिर जो नया पोटेंशियल बनेगा इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, और वो प्रोपेगेट होगा, यानी वो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। So this is the action of the acetylcholine. This is how acetylcholine pass the information from the nerve fiber to the muscle fiber and cause the excitation of the muscle fiber. और excitation के बाद क्या होगा वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब इसके बाद, अब ये तो एक्शन एसिटाइलकोलिन ने परफॉर्म किया, इसके बाद क्या होगा, ये एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय होंगे। तो कहाँ पर ये इसका डिस्ट्रैक्शन होगी, इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट विद इन 1 मिलीसेकंड। इसका एक्शन इतना रैपिड होता है कि 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर ये अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो डिस्ट्रॉय किस तरह होंगी, हमने एक एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था, एसिटाइलकोलिन एस्टेरिएस।
ये एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज कहाँ पर होते हैं? इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि बेजल लेमिना होते हैं जिसके साथ एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज एंजाइम अटैच होते हैं। तो जैसे ही ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज आकर इसी एसिटाइलकोलिन की मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब ये रैपिड डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? विद इन 1 मिलीसेकंड अपना एक्शन भी परफॉर्म करते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ये क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि रैपिड एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर ना हो। अगर ये स्लोली होता तो ये एसिटाइलकोलिन फॉर लॉन्ग टाइम जो है मसल के साथ अटैच होते और उसमें कंट्रैक्शन होती, जिसकी वजह से टेटेनस कास होते। लेकिन ये इसलिए नहीं होता ताकि उसी टेटेनस या एबनॉर्मल कंट्रैक्शन को वो अवॉइड करे और रिलैक्सेशन भी साथ साथ, कंट्रैक्शन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी हो। तो इसीलिए ये रैपिड प्रोसेस होते हैं। अब जो एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय करते हैं एसिटाइलकोलिन को। किस तरह? एसिटाइलकोलिन को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक इससे इनएक्टिव कोलिन बनाएंगे, दूसरा एसीटेट बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से जो कोलिन मालिक्यूल बनते हैं वो कोलिन मालिक्यूल वापस एक्सॉन टर्मिनल में जाते हैं। एक्सॉन टर्मिनल में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया इससे नया एसिटाइलकोलिन मालिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होगा। अब बात आती है ये एसीटेट कहाँ पर जाते हैं? तो एसीटेट इज़ नॉट रीयूज्ड, इट इज़ रिमूव्ड। ये रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये दोबारा यूज़ नहीं होती। जो कोलिन होते हैं वो दोबारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जाते हैं इनटू द एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपीज़ होते हैं वो एटीपी उसके साथ एसिटाइल को अटैच कर देते हैं और इससे नया एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि वापस आकर वेसिकल में स्टोर होगा और दूसरा एक्शन पोटेंशियल के इंतज़ार में रहेगा। तो ये प्रोसेस आप डिस्ट्रक्शन एंड रीअपटेक या रीयूज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन है। तो हमने 4 बातें डिस्कस की ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द नर्व फाइबर टू द मसल फाइबर। सबसे पहले क्या होता है? एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ होते हैं, फिर इसके बाद एसिटाइलकोलिन अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन उसका क्या होता है कि वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और सोडियम चैनल ओपन करते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल एंड प्लेट पोटेंशियल बनाते हैं या एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं। अगर एक्शन पोटेंशियल है तो वो प्रोपेगेट होगा। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय होकर हो जाते हैं बाय एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज एंजाइम और जो उसका कोलिन पार्ट है वो वापस चले जाते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और वहाँ पर इससे नया एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसी तरह ये प्रोसेस होते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब चूँकि ये चैप्टर ख़त्म हुआ और आप लोगों के लिए जो अटेंडेंस है पूरी वीक का, यानी 3 लेक्चर, एक पिछला लेक्चर हमने लिया, ये एक आज का और एक कल का लेक्चर, इन तीनों की अटेंडेंस के लिए आप असाइनमेंट तैयार कर लें 2 टॉपिक्स के ऊपर। एक है कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल, कि स्केलेटल मसल की कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरा ये कि स्मूथ मसल फाइबर और स्केलेटल मसल फाइबर में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन उसकी कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्केलेटल मसल में है और स्मूथ मसल में वो नहीं है, या इसकी अल्टरनेटिव कोई और चीज़ें हैं। ये 2 टॉपिक डिस्कस कर लें। अब इसकी तैयार करने का तरीका क्या है? इस असाइनमेंट को अपने वर्ड्स में लिख के एक पेज के ऊपर, और उस पेज का पिक्चर लें या उसको स्कैन कर ले और गूगल क्लासरूम में मैं आप लोगों के लिए एक साइट बना दूंगा। उस साइट में अपलोड का ऑप्शन होगा, आप उस अपलोड पे जब क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपके साथ आएंगे, तो जो फाइल आप लोगों ने स्कैन या पिक्चर ली है उसको वहाँ पर अपलोड कर लें। लेकिन याद रखें, जो पेज आप लिखते हैं उसके ऊपर अपना नाम और डिसिप्लिन ज़रूर मेंशन करें।
असाइनमेंट ओनली गूगल क्लासरूम में जो जगह उसके लिए स्पेसिफाइड है वहाँ पर अपलोड कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप या किसी और के थ्रू या कोई एक्सक्यूज़ वगैरह इसके थ्रू कोई असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जो डेडलाइन है, टाइम है, वो भी मेंशन होगा। यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है कि संडे 11:59 यानी 12 बजे से पहले पहले आप लोग उसको सबमिट कर लें। इसके बाद भी कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं दोबारा आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। एक स्केलेटल मसल की कंपोजिशन, कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और दूसरा ये कि वो चीज़ें डिस्कस कर ले जो कि स्केलेटल मसल के अंदर है लेकिन स्मूथ मसल के अंदर उसके वो नहीं है या उसके अल्टरनेटिव कोई स्ट्रक्चर्स हैं। ये 2 क्वेश्चन पेपर पर लिख के पिक्चर लें और जो गूगल क्लासरूम में स्पेसिफाइड एरिया है वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दबा दें तो आपके, या सबमिट असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर ले और अपना फ़ाइल वहाँ पर अपलोड कर ले। फ़ाइल के ऊपर अपना नाम और डिसिप्लिन मेंशन करें, डेडलाइन से पहले पहले सबमिट कर ले। इसके बाद कोई असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप टाइम से पहले अपना असाइनमेंट सबमिट करें तो आपकी पूरी वीक की जो 3 अटेंडेंस है वो मैं लगा दूंगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।